बहुत समय पहले की बात है। शहर की आबादी से दूर एक छोटे से गांव में रामानंद नाम का एक ईमानदार और भला आदमी रहता था। रामानंद का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। रामानंद के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज गांव से बाहर शहर को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने घर नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। जी ठीक है, मैं समय से खाना पहुंचा दूंगी। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ से यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। फिर रामानंद की पत्नी खुद ही खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। सांप के काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहां पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रामानंद भाई, तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है, जल्दी जाओ। रामानंद यह सुनकर बहुत डर जाता है और वह वहां से तुरंत ही निकल जाता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही रामानंद की पत्नी गुजर जाती है। वह नहीं बच पाती। भाग्यवान, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा? अपनी पत्नी के गुजर जाने के कारण रामानंद बहुत दुखी हो गया था। फिर भी वह अपने बेटे राजू की परवरिश में कोई कमी नहीं रखता था। उसने राजू का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। देखते ही देखते राजू बड़ा हो जाता है और उसकी एक सरकारी विभाग में अच्छी नौकरी लग जाती है। फिर एक दिन, बेटा, आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं आ जाऊंगा। फिर शाम को लड़की के माता पिता रामानंद के घर आते हैं। आइए, आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। राजू का रिश्ता मधु नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की से पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में रामानंद अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, मधु, ये पैसे लो और अलमारी में संभाल कर रख देना। बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे ऊपर की कमाई कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस देने लगा है? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तुम उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। पिताजी, अब आपको क्या पता आजकल ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला जमाना नहीं है। आज जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो पीछे ही रह जाता है। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। और अब आगे तेरी मर्जी। और इतना कहकर रामानंद अपने काम पर निकल जाता है। पिताजी सही तो कह रहे हैं कि घूस लेना गलत बात है। भला बेईमानी के पैसों से कोई चैन से रह पाया है? आज नहीं तो कल इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आप पिताजी की बात मान लो। अब तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना कर गए हैं। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। इसी तरह राजू आए दिन लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर यह रामानंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेटा, ये मुझे पसंद नहीं है। तू क्यों मेरी बात नहीं मानता? तू मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़े हुए हो। ये क्या घूस घूस लगा रखा है? मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकलो। आप में जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है? क्या वह गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं
और तुम मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो और अपने काम से काम रखो, समझी? अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तो आपको गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। आप भला इस उम्र में कहाँ पर रहोगे? बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। बहू, तुम बस अपना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। इतना कहकर रामानंद घर छोड़कर चला जाता है। आप कैसे बेटे हो? आपने अपने पिताजी को एक बार भी नहीं रोका कि वे घर छोड़कर ना जाएं। पर राजू को कुछ फर्क नहीं पड़ा। रामानंद अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या बात है रामानंद, तुम आज समय से पहले काम पर आ गए? फिर रामानंद मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। क्या बात कर रहे हो रामानंद? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया? यह तो उसने बहुत गलत किया। खैर, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे वर्षों पुराने ईमानदार और वफादार मुलाजिम हो। मैं तुम्हें ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगा। तुम आज से मेरे साथ मेरी हवेली में रहना। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। अरे रामानंद, तुम वहाँ खेत पर कैसे रहोगे भला? मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ इसी हवेली में रहो। मुनीम जी रामानंद को बहुत बोलते हैं कि वह हवेली में ही रह जाए, पर वह नहीं मानता। फिर रामानंद अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद, अरे आप आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेते पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी पैसा घुस से खाया है वो सब मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगा। आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। और पिताजी ने भी आपको कितनी बार समझाया, पर आपने उनकी बात नहीं मानी। हाँ मधु, तुम सही कह रही हो। ये सब मेरे बुरे कामों का ही नतीजा है। इधर मुनीम जी रामानंद से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आप आज इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आना हुआ है? रामानंद, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ये जो तुम्हारी बंजर जमीन है, इसे एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है। इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर तुम्हें सौदा मंजूर हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्या 10 लाख रुपए मुनीम जी? मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूं। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। रामानंद ने अपनी बंजर जमीन बेच दी और उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बना लेता है। और उधर सरकार को घूस का मुआवजा देने के लिए राजू को अपना घर बेचना पड़ जाता है और वह एक किराए के एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसे किसी और जगह काम भी नहीं मिलता। ये बात जब रामानंद को पता चलती है तो वह तुरंत अपने बेटे बहू के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरे बच्चों में क्या तुम लोगों के लिए इतना पराया हो गया हूँ कि इतना सब होने के बाद भी तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया? पिताजी, मैं आपके पास किस मुंह से आता? आपने मुझे कितना समझाया कि मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूं, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी और उल्टा आपको घर से चले जाने के लिए कहा। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा और सारी जिंदगी आपकी तरह ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। मैंने वह जमीन बेचकर एक घर ले लिया है, अब हम सब वहीं रहेंगे। फिर रामानंद जमीन के बाकी बचे हुए पैसों से एक किराने की दुकान खरीद लेता है और दोनों बाप बेटे ईमानदारी और किफायती भाव से किराने की चीजें गांव वालों को बेचते हैं और सुख पूर्वक रहने लगते हैं। जीवनपुर गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ बहुत कंजूस था और सेठानी बहुत ही चटोरी थी। एक दिन सेठ दुकान से आए। अरे सुनती हो भगवान, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। और हाँ, सिर्फ एक कप ही बनाना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कितनी महंगाई हो गई है। अजी, चीनी नहीं है घर पे, कहाँ से बना दूं चाय? इतना सुनते ही सेठ टपक से उठ गया और बोला, कल ही तो आधा किलो चीनी ला कर दी थी,
इतनी सारी चीनी गई कहाँ? ओहो, बड़े आए आधा किलो चीनी लाने वाले। ये जो तुम पूरा दिन चाय पीते हो, अब वो क्या बिना चीनी की बनती है क्या? सेठानी इतनी चटोरी थी कि जब सेठ दुकान पर चला जाता तो वह रोज उसके पीछे मीठा बनाकर खाती थी। वाह रे भगवान, सिर्फ 2 वक्त की चाय में तुमने आधा किलो चीनी लगा दी। अब मुझे पता है तुम मेरे ना होने पर पकवान बनाती हो। जाओ जाओ, आपको तो बस बातें बनानी आती है। बस दिन रात मुझ पर शक करना कि मैं क्या बनाती हूँ और क्या खाती हूँ। मुझे पता है ये मेरे पीछे से कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करती है। खा खा कर इतनी मोटी हो रही है और ऊपर से कहती है कि मैं कुछ खाती नहीं। सेठ मन में ये बातें सोचते हुए जा रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न छुपकर देखा जाए कि घर से खाने पीने का सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है। तभी सेठ घर पर आता है। अरे सुनती हो, मैं 4-5 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में। तुम एक काम करना, अपने पास खेतली को सुला लेना। अजी आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए और आराम से वापस आना। अच्छा ही है, कम से कम 4-5 दिन तो आराम से मीठे पकवान बनाकर खाऊंगी। जाओ तुम पानी भर लाओ, फिर वहाँ औरतों की भीड़ लग जाएगी। जैसे ही सेठानी पानी भरने चली जाती है, तभी सेठ घर में बनी कोठरी में छुपकर बैठ जाता है और उसमें बने एक छेद से सब कुछ देखता है। अरे ओ खेतली, सोना नहीं है क्या? रात हो गई है। फिर मुझे भूख लग जाएगी, उससे पहले एक नींद ले लूं। अरे माँ, कितनी भूख लगती है आपको? कुछ समय बाद सेठानी उठती है। ओ खेतली, उठ जरा, अब बताना क्या समय हुआ है? अभी तो माँ रात का आधा पहर भी नहीं हुआ। बिटिया, मुझे भूख लगी है, जाओ वहाँ पर गन्ने के 7 हिस्से पड़े हैं, उन्हें ले आ, हम खा लेते हैं। जी माँ नहीं। सेठ अंदर से सब कुछ देख रहा था। फिर वो दोनों गन्ना खाकर सो जाते हैं। कुछ समय बाद, अरे खेतली, क्या समय हुआ है? माँ अभी तो रात का आधा पहर हुआ है। जारी, कुछ मठरी बना ला, बहुत भूख लगी है। जी माँ लाई। फिर वो मठरी खाकर सो गई। सेठ अंदर बैठा क्रोधित हो रहा था कि ये सेठानी ही खत्म करती है मेरा सामान। कुछ देर बाद सेठानी फिर उठी। क्या समय हुआ है बिटिया? माँ अभी तो सुबह का पहर हुआ है। जा, हम दोनों के लिए हलवा बना ला, बड़ी जोरों से भूख लगी है। अरे माँ, कितना खाओगी आप? तुझे जितना बोला है उतना कर। फिर खेतली हलवा बना लाती है और वो लोग खाकर सो जाते हैं। सुबह हो गई है, जा खेतली, तू खिली बना ला, तब तक मैं नहा लेती हूँ। खेतली खिली बनाकर ले आती है और वो दोनों खिली खा लेते हैं। फिर सेठानी पानी लेने जा रही होती है, तभी सेठ कोठरी से बाहर आ जाता है। अरे आप आ गए? आप तो 5 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन रास्ते में सांप ने मेरा रास्ता काट लिया तो मैं वापस आ गया। अजी, कितना बड़ा था वो सांप? बताएं? गन्ने के 7 टुकड़ों जितना बड़ा था। उसका फन कितना बड़ा था? मटरी जितना बड़ा था। क्या वह सांप तैरता भी था? हाँ, तैरता था ना। जैसे घी हलवे में तैरता है, वैसे ही वह सांप तैरता था।
हाँ जी, क्या वो सांप उड़ता भी था? हाँ, उड़ता था। जैसे खीली कढ़ाई में उड़ती है वैसे ही सांप उड़ता था। सेठानी समझ गई थी कि सेठ को सब पता चल गया है। तब से सेठानी ने अपना चटोरापन बंद कर दिया और सेठ ने भी कंजूसी करना बंद कर दिया।